सो कल हम लोग रेवेन्यू मॉडल स्टडी कर रहे थे कि रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, कैसे उनको स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और इसी में सर एंटरप्राइज सर्च और बाकी चीजें मैंने बताया था, है ना। बाकी पे फॉर परफॉर्मेंस है, और बाकी वैसे अगर टर्म्स देखें अगर अलग अलग सर्च इंजन्स में, तो वो होता है पे पर क्लिक, नाम हो जाता है उसका। सो अब इसमें एक एक चीज देखते चलते हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में भी और पहले भी, वो एसईओ एंड एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो टोटली एक तरीके का पेड ही कॉन्सेप्ट है, बट जबकि एसईओ जो है वो हार्ड, एक तरीके से हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें पेड और अनपेड दोनों चीजें हैं, बट अनपेड पे फोकस ज्यादा रहता है। मतलब आप कंटेंट के थ्रू या कीवर्ड्स को इस तरीके से स्टेब्लिश कर दें कि जो आपका सर्च में आप आने लगते हो, है ना। तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है बात एसईओ की। जनरली इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, और इसका जो सिंपल मेथड है वो ये है कि अपने कंटेंट को या अपने की जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको इतना स्ट्रांग बना दें कि उसकी विजिट, उस पर विजिट, जो कंटेंट है आपका उस पर विजिट मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमाइज करने के लिए अब इसमें बहुत सारी बातें फिर आ जाती हैं कि जो कंटेंट है वो यूनिक हो, वो प्रॉपर फॉर्मेटेड हो, कीवर्ड उसका बहुत ही पॉइंटेड हो कि जो कस्टमर या जो भी कंज्यूमर है जो सर्फ करता है इंटरनेट, तो वो जब कीवर्ड डाले तो सीधे सीधे वो टू द पॉइंट रहे कि आपके वेबसाइट पे या आपके चैनल पे जिस पे आप वो कंटेंट रख रहे हैं वहां पे विजिट प्रॉपरली वो कर ले। तो ये कुछ बातें। फिर उसके बाद अब इसी में दो तरीके का एक बैकएंड पे किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन, और एक होता है फ्रंट एंड पे। तो बैकएंड वाला जो है वो कोडिंग और बाकी चीजों पे किया जाता है, कि जो कि जनरली क्या है कि जो डेवलपर लेवल के लोग हैं या फिर जिनको नॉलेज है बैकएंड की, कोडिंग की, वो ही कर पाते हैं। उसमें मेटा डेटा और बाकी चीजों पे काम होती है। जबकि फ्रंट एंड पे जो एसईओ पे काम करने वाले लोग होते हैं वो कंटेंट सर्च मैक्सिमाइजेशन या कीवर्ड मैक्सिमाइजेशन पे काम करते हैं। उनमें ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो कीवर्ड सर्च किया जाता है इंटरनेट पे उसको अपने कंटेंट में क्लेवर तरीके से कैसे रखा जाए। पॉइंट वाइज है। पहला है द साइट नेम एंड लिंक्स अपीयर हाई ऑन ए सर्च इंजन रिजल्ट पेड फॉर एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। अब जैसे स्टेब्लिश है, मान लीजिए आज की डेट में तो फ्लिपकार्ट एक एग्जांपल लें, तो आज की डेट में फ्लिपकार्ट स्टेब्लिश है तो लोग उसको फ्लिपकार्ट सर्च कर लेते हैं। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है कि जब कंपनी स्टार्टिंग में उतनी स्टेब्लिश नहीं होती है, तो कुछ, या छोटी कंपनी जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का नाम रखा जाता है साइट का कि वो इजी हो और रिप्रेजेंट करे कि वो किस टाइप की सर्विसेज से रिलेट करती हैं। जैसे एकेडग्राफ है। एकेडग्राफ क्या है कि उससे पता लगता है कि हाँ ये एकेडमी से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, या एडुकार्ट है। तो इस टाइप के जो नाम है वो हो गए। अब नाम जब वेबसाइट का क्लियर हो गया तो फिर आपको रखना होता है कि उसके साथ जो हेडिंग लगाएं तो वो मेन हेडिंग्स जो हैं वो कुछ कुछ इस तरीके से हो कि जो उस टाइप के वेबसाइट्स के लिए एप्रोप्रिएट हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज ही सर्च किसी को करना है, तो अब एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज सर्च करेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज, चूंकि एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाइट में दिया हुआ है या इसी कंटेंट में है, तो वहां ये अपीयर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें रहती हैं कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स को रख करके जो सर्च इंजन में जिनका वॉल्यूम ज्यादा है और उसके लिए। अब सर्च इंजन में जो कीवर्ड्स वॉल्यूम चेक करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं, और जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ट्रेंड्स बताती हैं कि किस टाइप के कीवर्ड्स ज्यादा सर्च किए जाते हैं। जैसे यूट्यूब के ही सर्च इंजन में
यूट्यूब के लिए जो कीवर्ड ज्यादा सर्च होती हैं तो उसके लिए वेबसाइट है यूट्यूब बडी, उसको आप अटैच कर देते हैं यूट्यूब के साथ, तो आपका यूट्यूब में जब आप कीवर्ड डालते हैं तो अपने आप ही सजेशन देता है कि ये इसका वॉल्यूम इतना है, मतलब ये इतनी बार सर्च हुआ है। तो उस तरीके से आप एसईओ करने में सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है कीवर्ड सर्च, है ना। जब भी कोई भी पर्सन ये एसईओ प्लान करता है तो कीवर्ड के वॉल्यूम की कितने कीवर्ड्स किस कौन सा कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ से सर्च हो रहा है, मेल ज्यादा सर्च कर रहे हैं या फीमेल ज्यादा सर्च कर रहे हैं, एज फैक्टर क्या है, कौन से एज के लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसके लिए हम बना रहे हैं, है ना। और उस जो एज ग्रुप के लोग हैं क्या वो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको प्लानिंग में सबसे पहले रखा जाता है। देन एड्स ऑन सर्च इंजन साइट्स गेट ए हाई क्लिक थ्रू। अब पहली चीज, जैसे सर्च इंजन में जो भी कीवर्ड एड लगाई जाती है तो वहां पे नेचुरल सी बात है कि जो पर्सन, अब एक चीज यहां समझना है कि जिस कीवर्ड के लिए आप पैसा पे करते हैं, अगर वो सेम टाइप के सर्च में शो किया जाता है तो उसके क्लिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और जो भी कंपनी इस पे बढ़िया से काम कर लेती है वो सक्सेसफुल रहती है। जैसे मान लीजिए कि गूगल में कोई सर्च कर रहा है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, है ना, या कंप्यूटर साइंस जॉब आफ्टर कंप्यूटर साइंस, है ना, और वहां पे साइड में जो स्क्रॉलिंग कर सके हैं, यहाँ जो हम ऐड दिखाएं कि बेस्ट कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस, है ना, तो वहां क्या होता है कि उसके क्लिक होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? तो ये कस्टमर जो है वो ऑलरेडी जॉब सर्च के लिए आता है, और जो कोर्स ऑफर किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, वहां पे उसी से रिलेटेड कीवर्ड एस्टेब्लिश मतलब दिया जा रहा है, तो वो सर्च क्लिक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें रखी जाती हैं। अगर वहीं पे मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है कि कीवर्ड नहीं जॉब्स इन कंप्यूटर साइंस, और वहां पे कोई कुकिंग का लिख दे कि बेस्ट मसाले एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, स्पाइसेस एंड कोरिएंडर पाउडर और ये सारी चीजें, इस टाइप के ऐड आए तो वहां पे वो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि जो पर्सन है, जो कस्टमर है, वो सर्च तो कर रहा है कुछ प्रोफेशनल टाइप से, और वहां पे कुकिंग की चीजें आप शो कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी कंपनी करेंगी तो वो फिर आउट ऑफ द मार्केट हो सकती है ना, कि वहां पे अगर कोई क्लिक कर भी लिया गलती से तो वो कॉल टू एक्शन पे नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, है ना, उस पर्सन को रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब सर्च के लिए आया है। तो इस तरह की बातें जो है एसईओ में रखी जाती हैं जब भी प्लान किया जाता है। तो अब दो तरह के एसईओ होते हैं, पहला होता है नेचुरल और ऑर्गेनिक सर्च एंड दूसरा पेड सर्च। अब इसको समझना है, नेचुरल और ऑर्गेनिक सर्च जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब आप जब इसके लिए एसईओ प्लान करते हैं तो बहुत दिनों तक चलता है। जैसे एक कीवर्ड अगर आप ले रहे हैं या हैश टैगिंग यूज कर रहे हैं तो उसको बार बार अपने कंटेंट में आप यूज करते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो वेबसाइट्स हैं और एक हैशटैग है हैश 2022, है ना, या हैश 2022 ऑफर अगर हम कर दें एक जगह, और इस तरीके से दो वेबसाइट है, तो दोनों वेबसाइट में पहले वेबसाइट पे अगर हैश 2022 का वॉल्यूम ज्यादा है ना, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा उसमें यूज हुआ है, तो पहले पोजीशन पे आएगा, है ना। इसी तरीके से कीवर्ड्स का है कि उस कीवर्ड पे मान लीजिए कीवर्ड दो वेबसाइट्स हैं, दोनों सेम कीवर्ड यूज कर रही हैं, है ना, लेकिन अब पहले वेबसाइट का जब एडवर्टाइजमेंट आता है उस पर क्लिक ज्यादा है, या दूसरे पे अगर जो कीवर्ड यूज हो रहा है उस पर क्लिक ज्यादा है और वहां से आप मूव कर रहे हैं, तो जो एल्गोरिदम है सर्च इंजन का, वो जिसपे क्लिक ज्यादा हो रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा जब सर्च इंजन की बात होगी। तो ऑर्गेनिक सर्च की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। देन पेड सर्च होता है। पेड सर्च में पैसे दे करके और कीवर्ड प्लान की जाती है। इसमें बिडिंग का प्रोसेस होता है कि जो भी आप कीवर्ड डालना चाहते हैं या जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड डालना है तो उसके लिए आप बिडिंग देखते हैं। बिडिंग में आता है कि
आप का क्या लोकेशन रहेगा, कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है और इसके लिए आपको कितना पे करना होता है। जनरली क्या है कि जो भी लॉन्ग टर्म काम करना चाहे कंपनियां, तो वो हमेशा ही अनपेड सर्च यानी कि नेचुरल या ऑर्गेनिक सर्च की तरफ ही मूव करती हैं, क्योंकि पेड सर्च कई बार एडवर्टाइजमेंट और बाकी चीजों में रह जाता है। दूसरी बात, एक जो निगेटिव पॉइंट्स है इसमें पेड सर्च की, वो ये है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि वो कहती हैं कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इतने क्लिक का इतना पैसा हो गया है ना। और फिर बहुत उसके साथ में कंपनियां वो लोग चलाते हैं जो ये कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, और इतने क्लिक अगर आप कर देते हैं किसी एड पे तो आपको इतना पैसा बन जाता है। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि जो पे कर रहा है वो ये नहीं जानता है कि इंटेंशनली जो है, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे उसके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कराया जा रहा है ना। तो ये भी चीज ध्यान में रखना होता है, और जितना ही नेचुरल तरीके से क्लिक होगा वही एस्टेब्लिश करेगा उस कंटेंट को और उस प्रोडक्ट को और उसकी डिजिटल मार्केटिंग को। Then, search marketing is an umbrella term that refers to the act of marketing via search engines, whether through improving ranking listing, purchasing paid listing, or combination of these. ठीक है। अब ओवरऑल सर्च मार्केटिंग यानी कि अगर हम SEO और SEM दोनों को रखें, तो दोनों को कंबाइन कर दें तो हम सर्च मार्केटिंग कर कह सकते हैं इसको, जिसमें पेड सर्च अनपेड सर्च दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जाता है। दोनों में कीवर्ड के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग एनलिस्ट की जाती है, और रैंकिंग एनलिस्ट करने के बाद उनको स्टेब्लिश किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा जहां से परचेज होता है उस प्लेटफॉर्म को चूज करके और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं कि सर्च मार्केटिंग है, जबकि इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इस पे फोकस रहता है कि कीवर्ड का जो कीवर्ड के बेस पे हम कितना बढ़िया से अपने कंटेंट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। देन अब नेचुरल और ऑर्गेनिक सर्च में फिर कुछ बातें हैं, जैसे इज ए सर्च मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट सो इट विल अपीयर एज क्लोज टू द फर्स्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब यही पहले दिन भी, मतलब एक दो दिन पहले भी जब क्लास मैंने लिया था तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि जो कंटेंट प्लानिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम फर्स्ट सर्च में जाएं, बट दिस विल टेक ए लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने ब्लॉग बनाया और ब्लॉग कुछ ऐसा किया कि सीधे वहां चला जाए। इससे देखिए, अब इस पे काम करने के लिए यूनिक कंटेंट होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, यूनिक कंटेंट के साथ जो नीच का टाइम है, यानी कि आपको एक ही चीज लेकर के चलना होगा। जैसे एक वेबसाइट है, सपोज दैट कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट है, और एक ही वेबसाइट में आप सब कुछ भर दे रहे हैं, मतलब उसी में स्टडी है, उसी में कुकिंग है, उसी में मूवी, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग अगर उसमें डाल देते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाए, है ना, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक यही चीज लागू होता है यूट्यूब चैनल्स पे भी। वहां पे भी लोग क्या करते हैं कि एक चैनल स्टेब्लिश करते हैं और उसी चैनल पे सारा जो वीडियो है अपलोड कर दिया, उसी में कहीं गए तो व्लॉगिंग कर लिया, कहीं कुछ पढ़ा लिया, कहीं न्यूज पे बात कर ली, कहीं उसका रिव्यू दे दिया, है ना। तो ओवरऑल क्या होता है कि उसका नीच जो है वो एक नहीं रह जाता है, वो मिक्सचर टाइप से हो जाता है, जबकि उसको एल्गोरिदम में सबसे कमजोर माना जाता है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है कंटेंट, मतलब कंटेंट उसको मानेंगे जहां पे निच क्लियर हो, उस वेबसाइट, वही वेबसाइट ज्यादा बढ़िया से रैंक कर पाती है ना, जहां पे एक प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें हो, या फिर अगर वो ई कॉमर्स है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उसमें ई कॉमर्स में क्या है कि कंटेंट जो डालने वाले बहुत जगह से हैं, तो बहुत इजी हो जाता है ई कॉमर्स के लिए, है ना। और उसमें अलग अलग टाइप की चीजें सर्च होती है, तो कंबाइन रिजल्ट अगर देखेंगे तो अलग रहेगा। लेकिन अगर आप एक किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जाते हैं तो आपको नीच पे काम करना होगा, एक एरिया फाइंड आउट करके, और तब चलते हैं, ठीक है। तो
तभी आप इसमें किसी भी सर्च में फर्स्ट रैंक पे आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म काम करना होगा, यानी कि अगर आप ये कीवर्ड चुनते हैं तो उस कीवर्ड को स्टेब्लिश करने में टाइम देना होगा, लिखना होगा, लिखने के साथ साथ उसकी बैक लिंकिंग करनी होगी, बैक लिंकिंग एक्सटर्नल और इंटरनल बैक लिंकिंग होगी, है ना, ताकि दूसरी वेबसाइट पे आप मूव करें तो दूसरी वेबसाइट, तो एक तरीके से प्रॉपर नेटिंग जब कर देंगे, नेट बना देंगे, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा सर्च में आते हैं। देन द सेकंड पॉइंट इज इट इज critical as 4.7 billion or more search queries per day in Google. Most search will, ये जस्ट एक आंकड़ा है ना। इसके बाद मेनी वेज टू इम्प्रूव साइट रैंकिंग, एवरी सर्च इंजन यूज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग। अब इसको समझना है, जैसे हर टाइप की जो रैंकिंग है वो अलग अलग चीजों के लिए रहती है। जैसे एसईओ भी है, तो कई बार क्या होता है कि हम कीवर्ड डाल के सेम वही कीवर्ड डालते हैं जिसकी ज्यादा सर्चिंग है, तो लेकिन वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो ये इसकी जो कमजोरी रहती है वो ये रहती है कि हम कीवर्ड तो प्लान कर लेते हैं लेकिन उस कीवर्ड को अननेसेसरीली भी यूज करते हैं। तो यहाँ अगर जब तक क्लेवर तरीके से नहीं यूज करें, मान लीजिए कि कोई बेस्ट रेस्टोरेंट इन गाजियाबाद हम कीवर्ड है और उसको डालना है, उसको रैंक कराना है, तो हम बिना मतलब कि कुछ पढ़ाई या कुछ भी ऐसी साइट्स हैं और वहां से देखा कि नहीं ये बात, या फिर हम प्लान कर लिए कि अच्छा कौन से वाले का ज्यादा सर्च है कीवर्ड का, वो उठाया और हमने एजुकेशन रिलेटेड जो अपना चैनल स्टेब्लिश कर रहा है कंटेंट डाला उसमें भी यूज किया कि हाँ इस कीवर्ड, तो वो क्या होगा कि एल्गोरिदम में जाके और डाउन हो जाएगा और वहां वो उठ नहीं पाएगा, फिर वो एक तरीके से क्रैश कर देगा पूरे सिस्टम को, सर्च इंजन फिर वो आ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमेशा हमें इस पे काम करना है कि कस्टमर कंज्यूमर के लिए वो कितना बेनिफिट है, कितनी देर वो कीवर्ड अब आपकी वेबसाइट पे किसी को रोक पाता है, जितना टाइम वो कंज्यूम करने के लिए एक तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो कंटेंट, उतना ही सक्सेस आपका कंटेंट है, उतना ही सक्सेस आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज हो पाए। देन Google use an ever-changing algorithm with over 200 variables with popularity as one of the most important variables, है ना। 200 तरीके के वेरिएबल्स पे गूगल काम करती है। देन बाय इंक्रीजिंग रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी इनकमिंग लिंक्स टू वेबसाइट विल इंप्रूव इट्स रैंकिंग इन गूगल। ये है बैकलिंकिंग। बैकलिंकिंग का प्रोसेस ये होता है कि आप अगर एक वेबसाइट है तो उसमें किसी और वेबसाइट के लिंक्स को डालते हैं क्लेवर तरीके से, तो किसी तो जितना ही आप एक्सटर्नल वेबसाइट्स को यूज करते हैं, है ना, उतना ही गूगल आपको ये चांस देता है कि बाहर की जो वेबसाइट्स हैं, जिन जिन वेबसाइट्स को आप लिंक किए हैं वहां पे उनसे चूंकि रिलेटेड रहता है ये, है ना, तो एक तरीके से पाथ जो है वो इस तरीके का क्रिएट होता है कि किसी और वेबसाइट के सर्च में जब कोई और वेबसाइट सर्च में अपीयर होता है तो वहां से भी आपके वेबसाइट पे आने का एक पाथ बन जाता है। तो एक तरीके से ये है कि हेल्पिंग बाय नेचर कह लीजिए या नेटिंग कह लीजिए, या इस तरीके से समझिए कि आप अगर कहीं रास्ता एक सिटी में है और सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते बने होते हैं, तो कभी किसी और तरफ से कोई एंटर करेगा तो आपके घर की तरफ आएगा, और कोई आपके घर की तरफ से एंटर करेगा तो दूसरी तरफ जाएगा। ये बिल्कुल उस तरीके का सिस्टम है जब हम बैकलिंकिंग करते हैं तो, या जब लिंक देते हैं एक्सटर्नल लिंक को तो वहां पे, ठीक है। अगर इंटरनल लिंक आप देते हैं किसी वेबसाइट में तो एक ही वेबसाइट में घूमते रहेगा, लेकिन इसीलिए हमेशा ही जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे फोर्स करते हैं कि कुछ एक्सटर्नल लिंक्स भी दिए जाए कंटेंट में, ताकि एक अच्छा पाथ हम लोग क्रिएट कर पाए, नेट क्रिएट कर पाए एल्गोरिदम के थ्रू। The words users type into the search query box, ये एनालिटिक्स का पार्ट है जिसमें क्या है कि आप ये पहले स्टेप देखते हैं, जैसा बार बार मैं कह रहा हूं कि सर्च इंजन प्लानिंग, इसको कीवर्ड प्लानिंग बोलते हैं। कीवर्ड प्लानिंग में सर्च इंजन बॉक्स में कितनी बार कितने लोगों ने सर्च किया, उसका वॉल्यूम क्या है ना, इस पे देख करके और क्या उनकी परफॉर्मेंस है कीवर्ड्स की,
उसको देख करके एसईओ प्लान किया जाता है। देन वेबसाइट्स आर ऑप्टिमाइज्ड इन बोथ कंटेंट एंड एचटीएमएल मेटा टैग्स। बिल्कुल, जब एचटीएमएल जो मैं पहले भी बोला था कि ये बैकएंड का काम है ना, यानी कि क्या बोले, हाँ, कोड्स में जब जाके आप एंटर करते हैं कीवर्ड्स को, तो वो आपका मेटा टैग्स कहलाते हैं। और जबकि अगर फ्रंट पे काम करते हैं तो वो कंटेंट से रिलेटेड होता है, कंटेंट को आप ऑप्टिमाइज करते हैं, है ना। हमेशा ही मेटा टैग जो सोर्स कोड में दिखाया जाता है। जब भी किसी पेज को आप ओपन करेंगे तो वहाँ उसके सोर्स कोड में आपको मेटा टैग्स दिखेंगे, और उन मेटा टैग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। भले वो सामने नहीं भी दिखे, लेकिन सर्च इंजन में जब सर्च होता है तो वहां पे वो कंटेंट जरूर आता है। देन टू डिस्कवर बेस्ट कीवर्ड्स कंपनीज यूज वेबलॉग्स टू सी व्हाट वर्ड्स देयर विजिटर्स। ये कीवर्ड प्लानिंग का ही ये भी पार्ट है ना, कि कंपनी जो है वो ये देखती है कि कितने कीवर्ड सर्च हुए, तो वहां से हमारी वेबसाइट तक रीच हुई लोगों की। इसके बाद से गूगल एडसेंस कीवर्ड प्लानिंग ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, और इसी में ऑक्शंस जो है, अब ये ऑक्शंस की जहां भी बात आ जाती है वो बिडिंग से रिलेटेड है। बिडिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि कौन से कीवर्ड पे कितना उसका सर्च है और उसके लिए क्या आपको पे करना है। जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा रहता है, गूगल उसको उतने महंगे रेट में देता है अपने कस्टमर को। देन बाय पोलिंग कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स टू सी व्हाट वर्ड्स दे एक्चुअली सी यूज व्हेन लुकिंग फॉर फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, है ना। अब ये जो पोलिंग होता है उसमें क्या है कि कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कंज्यूमर को, और उसमें से एक सेगमेंट के कि कौन सी कंपनियां वो लोग प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं। तो क्वेश्चनायर्स वाला जो पार्ट है वो आता है इसमें कि कस्टमर से पोल कराया जाता है कि आप कौन सी कंपनी को चूज करते हैं अपने प्रेफर्ड चॉइस के लिए। फिर उसमें क्या आपने अच्छा देखते हैं, क्या उसमें बेस्ट है। फिर रैंकिंग करने के लिए दे दी जाती है कि रैंक करिए कि जहां से आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी कंपनी को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आप देते हैं, क्यों देते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको यूज करके भी हम लोग काम करते हैं अपने कंटेंट पे जब हम एसईओ प्लान करते हैं। तो देन एसईओ के प्रिंसिपल्स क्या है। पहला, कंटेंट हमेशा ही फ्रेश रखा जाता है। दूसरी बात, कॉपीराइटेड मटेरियल्स को यूज नहीं किया जाता है। तो जब भी फ्रेश कंटेंट आप रखेंगे तो कॉपीराइट मटेरियल से नेचुरल सी बात है कि आप बाहर रहेंगे, ठीक है। वो हमेशा ही अच्छा ही कंटेंट रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए किसी का कीवर्ड्स उसमें दूसरे का कंटेंट लेके और अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हैं, तो क्या है कि इतना स्ट्रांग है एल्गोरिदम सर्च इंजिन्स का कि आपका जैसे ही कंटेंट दिखाएगा वहीं पे सामने जहां से आपने कॉपी किया है उसका भी दिखा देगा, है ना। तो होगा क्या कि और पहले चूंकि वो ऑलरेडी है तो पहले उसको दिखाएगा फिर आपके कंटेंट को दिखाएगा। तो जहां से भी आप कॉपी करते हैं वो चांसेस ज्यादा ये रहते हैं कि जो दूसरी वेबसाइट है उसको बेनिफिट मिल जाती है। इसलिए हमेशा ही कोशिश ये की जानी चाहिए कि कंटेंट जो हम प्लान कर रहे हैं, कंटेंट जो हम लोग लिख रहे हैं, वो हमेशा ही फ्रेश रहे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा साइट्स पे अपने कंटेंट रहे, कीवर्ड्स जो आप लिख रहे हैं वो रहे, ठीक है। जैसे हम कोई सर्विसेज अगर देना चाहते हैं किसी एक पार्टिकुलर सिटी में, तो वहां के ज्यादा से ज्यादा जो साइट्स हैं जैसे सोशल मीडिया है, वहां पे अपने कीवर्ड्स, अपने कंटेंट रखें, अलग अलग जगह रखें, अपने कंपनी का नाम रखें, कंपनी की सर्विसेज रखें। तो वहां क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे उसको देखेंगे, और जो वेब आपके कॉल टू एक्शन यानी कि आपकी वेबसाइट पे विजिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, तब वहां से आप जो सेल या सर्विसेज हैं उनको कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, रिलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी। रिलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी का मतलब ये हो गया कि कौन हर टाइम पे चेंज होते रहता है। ये हर टाइम पे जो गूगल है वो
उस पर्सन, इसको ऐसे समझिए कि आप गेट रिजल्ट सर्च कर रहे हैं या गेट फॉर्म भर दिया और गेट का बार बार रिजल्ट, तो आपको उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग जिस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं ना, या ज्यादा से ज्यादा लोग जिस चीज को सर्च करते हैं, गूगल उस पे और ज्यादा लोगों तक उसकी रीच बढ़ा देता है ना। तो ये हो गया आपकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग। और रिलेवेंट जो डेटा है उसको दिखाना। रिलेवेंट डेटा का पहला एग्जांपल है कि अगर आप जो चीज सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड एड दिखाना, उसी से रिलेटेड कंटेंट दिखाना। पॉपुलैरिटी ये है कि मार्केट में जिस चीज पे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वो दिखाना। जैसे कोई आज की डेट में सपोज रसिया एंड यूक्रेन से रिलेटेड चीजें चल रही है ना, तो उसमें क्या है कि जब गूगल पे आप देखेंगे कि आपका मन हो या ना हो, गूगल उसको ज्यादा आपके साथ शो करता है ना। और जब आप वहां मूव करते हैं तो फिर बाकी कंपनियां जो है उनका जो एडवर्टाइजमेंट वाला सिस्टम है वो वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस जो आप क्लिक क्लिक करते हैं उससे वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहते हैं। तो ये एक रिलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी वाला भी कॉन्सेप्ट है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इस पे बात में लगातार आधे घंटे कर चुका। यूज ए वैनिटी यूआरएल। अब वैनिटी यूआरएल का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालना है, तो आप उस कंपनी का किसी भी सोशल मीडिया के यूआरएल को क्रिएट करते हुए अगर आप उस कंपनी का नाम उसमें रखते हैं तो ज्यादा आसान रहता है, और तब आप आसानी से उसको सर्च इंजन में ज्यादा सजेशन आएगा और तब आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं सर्च होने के। नहीं सर। देन इमेज सर्च। इमेज सर्च ये इंफोग्राफिक्स और ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें इमेज सर्च में इमेज पे फोकस ज्यादा रहता है, कंटेंट कम लिखे जाते हैं। 80/20 का जनरल रेशियो रखा जाता है बेस्ट कंटेंट के लिए कई बार। और ये खास तौर से ऐसे प्रोडक्ट्स जहां पे विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पे ये जरूरी हो जाता है। देन सोशल मीडिया एंड सर्च स्ट्रेटजी, इनको सोशल मीडिया को कनेक्ट करना आपके कंटेंट के साथ, है ना, ये भी एस्टेब्लिश करता है और ज्यादा से ज्यादा चांसेस रखता है। बाकी जो एसईओ के टैक्टिक्स हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, उनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अभी हम क्लास ये यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।